सुरेश खुराना के रुखसत होने के बाद मैंने बगौर आसपास का जायजा लिया। मुझे वहाँ कोई ऐसा फर्द इतना करीब नजर न आया कि मेरी हरकत सकनात का जायजा ले सकता हूँ। लिहाजा मैंने मौके का फायदा उठाकर अपना पोलराइड कैमरा बैग से निकाला और वहाँ मौजूद MiG-21 तैयारों की मुख्तलिफ पहलुओं से कई तस्वीर बनाई। मेरा बस चलता तो वहीं उन सब को आग लगा देता, लेकिन फिलहाल उसकी गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद मैं वापस फुल एंड नेट तैयारों वाले हैंगर में गया और उनकी भी कई तस्वीर बनाई, हत्ता कि कैमरे का फिल्म कार्ट्रिज खत्म हो गया। मैंने कैमरे का नया फिल्म कार्ट्रिज लगाया। इस दौरान मैं खींची गई तस्वीर में अपने बैग में मुंतकिल कर चुका था। सरसरी नजर से जायजा लेने पर वो सब बहुत उम्दा और वाज़ेह दिखाई दी। कैमरे को दोबारा बैग में रखने के बाद मैं खासी दूर वाक़े उस हैंगर की तरफ पैदल चल पड़ा जिसमें मुझे हंटर तैयारे दिखाई दिए थे। मैंने वहां पहुंचकर हैंगर में मौजूद 3 लड़ाका तैयारों की मुख्तलिफ जावियों से 5 तस्वीर खींची। सुरेश खुराना को रुखसत हुए काफी वक्त बीत गया था और वो किसी भी लम्हे टपक सकता था। मैं उसके सामने फोटोग्राफी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना कैमरा दोबारा बैग में रख लिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैंने हंटर तैयारों के हैंगर से बाहर झांका तो मुझे सुरेश खुराना अपनी मशीनी बग्घी पर उस तरफ आता नजर आया। मैं ये देखकर खुश हो गया कि सुरंजन दास भी उसके साथ वाली नशिस्त पर बराजमान था। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इस दौरान में कोई तैयारा एयरबेस पर नहीं उतरा था, लिहाजा ये बात यकीनी थी कि सुरंजन दास ट्विन सीटर हंटर तैयारे में वहां नहीं पहुंचा है। वो दोनों मेरे पास पहुंचकर गाड़ी से नीचे उतरे तो मैंने गर्मजोशी से सुरंजन दास को मुखातिब किया। कहा, तुम कहाँ रह गए थे यार? तुमने तो वचन दिया था कि मुझसे पहले यहाँ पहुंच जाओगे। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, सुरंजन दास ने बातचीत की डोर अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तो सवेरे ही निकलने के लिए तैयार हो गया था रोहित जी, परंतु मेरी बाइक उस समय धोखा दे गई। पहले उसे खुद ठीक करने की कोशिश में काफी समय बर्बाद किया, परंतु उसे एयरबेस की ट्रांसपोर्टेशन वर्कशॉप ले जाना पड़ा। उसे ठीक करवा के यहाँ पहुँचने में इतनी देर लग गई। मुझे ये भांपने में देर नहीं लगी कि वो सुरेश खुराना के सामने एयर टेक्निकल कॉलेज के कमांडेंट दोस्त और ट्विन सीटर हंटर लाने का तस्करा करने से गुरेजा हैं। मैंने भी फिलहाल उस मौजू पर मजीद गुफ्तगू का इरादा तर्क कर दिया और सुरेश खुराना को मुखातिब करके कहा, मेरे अनुमान के मुताबिक वो सामने रनवे के सिरे पर मौजूद चांदी की तरह चमकता वो फाइटर एयरक्राफ्ट हमारा खुद का आविष्कार किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट HAL मारूत है। मैंने ठीक कहा है ना? उन दोनों ने एक साथ जोश से हाँ कहा। मैंने सताइशी नजरों से मारूत तैयारे का जायजा लेते हुए कहा, देखने में तो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लग रहा है, परंतु इस पे इंजीनियर और मिश्रा वगैरह इसकी परफॉर्मेंस से कुछ ज्यादा खुश और मुतमईन नहीं है। क्यों भाई सुरंजन भैया? सुरंजन दास ने कदरे दुखी लहजे में कहा, मुझे पता है सुरेश खुराना जी मेरी इस बात से सहमत हैं कि मारूत विमान एक बहुत ही शक्तिशाली और चुस्त लड़ाकू विमान है जो दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को जम के टक्कर दे सकता है। मैं मानता हूँ इसमें कुछ कमियां हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी धरती की इस तख्लीक को यूं धुतकार दिया जाए। सुरंजन दास ने कदरे दुखी लहजे में कहा, मुझे पता है सुरेश खुराना जी मेरी इस बात से सहमत हैं कि मारूत विमान एक बहुत ही शक्तिशाली और चुस्त लड़ाकू विमान है। सुरेश खुराना ने कुछ देर सोचकर नपे तुले लहजे में कहा, सुरंजन दास भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित जी। HAL मारूत में अगर कुछ खामियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं इसे किसी तरह भी घटिया विमान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके खिलाफ असल एतराज तो मिश्रा जी जैसे अधिकारी यही जताते हैं कि ये सुपरसोनिक नहीं है, जैसा कि कर्ट टैंक ने प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले विश्वास। एन उस वक्त सुरंजन दास ने जोश भरे लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा, इसमें मारूत विमान और कर्ट जी का कोई दोष नहीं है। इस विमान के वास्ते शक्तिशाली इंजन का प्रबंध कर दो तो यही 1.5-2 माक की गति से उड़कर दिखा देगा। इसके एयरफ्रेम में तो पूरी क्षमता मौजूद है। मैं इनमें से बेशतर बातें पहले भी सुन चुका था, लिहाजा मैंने कहा, सुरंजन भैया हम ऊपर वाले अधिकारियों की सोच नहीं बदल सकते। अपना खून जलाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा ये है कि तुम मुझे साथ ले जाकर अपने मनपसंद विमान का सीधे परिचय करवाओ। फिर मैं सुरेश खुराना से मुखातिब हुआ। कहा, मेरा ख्याल है मारूत का मुआयना करवाने के लिए तो मेरा यार सुरंजन ही बहुत काफी है। तुम चाहो तो अपनी बाकी रिपोर्ट बना सकते हो, हम खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। सुरेश खुराना ने मेरे हुक्मनुमा मशवरे की तायद की और अपनी बग्घी में दफ्तर की तरफ चल दिया। सुरंजन मेरे साथ मारूत तैयारे की तरफ बढ़ते हुए अपनी एयरफोर्स के आला हुकाम की बदजौकी और बेकदरी पर अफसोस का इजहार करता रहा। मैंने उसकी बातें नजरअंदाज करके कहा, यार पहले ये बताओ कि तुम तो ट्विन सीटर हंटर लेकर यहाँ आने वाले थे। मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला, है भगवान, मैं तो बिल्कुल भूल गया।
वो बात तो सबसे पहले बतानी चाहिए थी, परंतु सुरेश खुराना के सामने मुझे वो मौजू खोलना अच्छा न लगा। इस तरह मेरे यार की फर्ज शनासी पर उंगली उठ जाती। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आखिर हुआ क्या था? वो मोटरसाइकिल खराब होने की कहानी तो बिल्कुल ही फुसफुसी है। इस दौरान में हम मारूत तैयारे के काफी करीब पहुंच चुके थे। उसने हंसते हुए कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो रोहित भैया। असल में बात यह है कि आज इतवार होने की वजह से मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा यार MJ कृपलानी मुझे घर पर ही मिलेगा और उसके एक फोन से ट्रेनिंग सुपरवाइजर ट्विन सीटर हंटर मेरे हवाले कर देगा। परंतु मैं अपनी बाइक पर उसके बंगले पहुंचा तो पता चला कि वो कुछ शॉपिंग करने के लिए शहर के बाजार गया हुआ है। मैं उसके बंगले में इंतजार करता रहा, परंतु वो दोपहर तक वापस नहीं आया। मैंने पूछा तो उसके बावर्ची ने बताया कि कमांडेंट जी को एक दावत पर राजमहल जाना है। हो सकता है वो मार्केट से सीधे वहीं चले गए हों। मैंने उसे धुतकारा कि पहले क्यों नहीं बताया और फिर सीधा यहाँ आ गया। इस दौरान में वो खूबसूरत नया नकोर लड़ाका तैयारा ऐन हमारी नजरों के सामने आ चुका था और सुरंजन दास उसकी चमकदार बॉडी पर प्यार से हाथ फेर रहा था। मैंने आसपास का गहरी नजरों से जायजा लिया और फिर बैग से कैमरा निकाल कर तैयारे की एक तस्वीर उतारी। फिर मैंने कहा, यार ये वाकई सुंदर फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसकी साख्त से लग रहा है कि इसमें बहुत सी खूबियां मौजूद हैं। काश मैं उसे उड़ा सकता, लेकिन क्या तुम मुझे उसके कॉकपिट की सैर करवा सकते हो? सुरंजन दास ने कहा, हाँ रोहित भैया, ये कौन सी कठिन बात है। तुम यहीं रुको, मैं इसकी सीढ़ी लेकर आता हूँ। वो फौरन ही वहां से रवाना हुआ और कुछ ही देर में एक बड़ी सी पहियादार सीढ़ी धकेलता हुआ वहां पहुंच गया। उसने वो सीढ़ी मारूत तैयारे की बॉडी से लगाई और फिर ऊपर चढ़कर तैयारे की कैनपी खोलकर ऊपर की तरफ उठा दी। फिर वो सीढ़ी से नीचे उतर आया। बोला, अब तुम ऊपर चढ़ो और कॉकपिट में पायलट की सीट संभाल लो। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये तैयारा कैसे उड़ाया जाता है। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और कॉकपिट में उतर गया। वो जगह मेरे अंदाजे से ज्यादा कुशादा थी, नशिस्त भी खासी आरामदेह थी। मेरे ऐन सामने एक बड़ी सी आहनी जॉयस्टिक मौजूद थी और मैं जानता था कि उसी के जरिए लड़ाका तैयारे की तमाम नकलो हरकत कंट्रोल की जाती है। इसके अलावा मेरे सामने डैशबोर्ड नुमा प्लेटफॉर्म पर और दोनों अतराफ तरह तरह के डायल, बटन और स्विच दिखाई दे रहे थे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपना सर चकराता महसूस हुआ। इस असना में सुरंजन भी मेरे पीछे पीछे सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच चुका था और मेरे बाएं शाने के ऊपर से कॉकपिट के अंदर झांक रहा था। मेरी कैफियत भांपते हुए उसने कहा लगाया और खुशगवार लहजे में कहा, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि लड़ाकू विमान उड़ाना बच्चों का खेल नहीं होता। तुम ये देखो कि ये विमान अंदर से कितना आधुनिक और जदीद और नफीस साख्त का है। मेरा विश्वास करो, रूस का MiG-21 का कॉकपिट भी इस विमान के मुकाबले में बेकार है। ये मैं दोनों विमान उड़ाने की बुनियाद पर कह रहा हूँ। सचमुच के एक जदीद तरीन लड़ाका तैयारे के कॉकपिट में पायलट की नशिस्त पर बैठना मेरे लिए एक सनसनीखेज तजुर्बा था। मैंने अपने सामने मौजूद स्टिक को थामकर इश्तियाक के आलम में आगे पीछे दाएं बाएं हिलाकर देखा। सुरंजन दास मुझे साथ साथ बता रहा था कि दौरान परवाज स्टिक को हरकत देकर तैयारे को कैसे अपने इशारे पर उड़ाया जा सकता है और स्टिक पर मौजूद कौन सा बटन बम गिराने, कौन सा रॉकेट फेंकने और कौन सा मशीन गन से गोलियां बरसाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसने मुख्तलिफ डायल्स और मीटर्स की अफादियत के बारे में भी बताया। ताहम मुझे उस तैयारे की अंदरूनी साख्त के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करने में असल दिलचस्पी थी। लिहाजा कुछ ही देर में सुरंजन दास को नीचे उतरने का कहकर मैं खुद सीढ़ी पर खड़ा हो गया और मारूत तैयारे के कॉकपिट की कई तस्वीरें खींच ली। मैं अपनी अब तक की कार्रवाई से खासा मुतमईन था, लेकिन सुरंजन दास की ट्विन सीटर हंटर तैयारा लाने में नाकामी ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैंने मारूत तैयारे पर मजीद वक्त सर्फ करना बेसूद समझते हुए कहा, यार यहाँ आने का असल मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे लांबा का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उसके साथ राजमहल जाना है। तुम मुझे सुरेश खुराना के पास छोड़कर जा सकते हो। सुरंजन दास ने मेरे साथ सुरेश खुराना के ठिकाने की तरफ बढ़ते हुए खिसियाने लहजे में कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रोहित जी, परंतु मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह ये काम हो जाएगा। मैं तो बहुत उत्साहित था कि आपको हंटर विमान में उड़ान भरवाकर आपकी खुशी के दर्शन करूंगा। आकाश की सैर तो मैं आपको इस बेल हेलीकॉप्टर में भी करवा सकता हूँ, परंतु लड़ाकू विमान। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने जोशीले लहजे में कहा, हंटर विमान की बाद में सैर करवा देना सुरंजन भैया, अभी इस हेलीकॉप्टर में आकाश के चक्कर लगवा दो। इसमें तो इस क्षेत्र की सुंदरता ज्यादा करीब से देखने का मौका मिलेगा। मेरी बात सुनकर उसने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है रोहित जी, मुझे पहले बता दिया होता। ऐसा करें, आप उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाएं और मन करे तो अंदर बैठ जाना। मैं सुरेश के पास जाकर पता करता हूं कि ये हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए रेडी है ना। किसी से इजाजत लेने की चिंता की तो जरूरत नहीं। लांबा ने उसे मिश्रा का ऑर्डर पहले ही अच्छी तरह पहुंचा दिया है।
मैंने उसकी बात सुनकर तायद में गर्दन हिलाई और रनवे पर जरा आगे खड़े बेल हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ खुशी के मारे मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी एक और ख्वाहिश मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अहसन तरीके से पूरी करने वाला था। ट्विन सीटर हंटर की अदम दस्तयाबी बज़ाहिर तो एक जहमत थी, लेकिन दर हकीकत वो मेरे लिए एक खुदादाद नेमत साबित हुई थी। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि इतनी सामने की बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई। बेल हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर मैंने बगौर उसका जायजा लिया। वो बिलाशुबा मेरे मकसद के लिए बेहतरीन था, क्योंकि उसका बहुत बड़ी सी गेंदनुमा केबिन मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था और उसमें बैठने के बाद मां सिवाय अकब के सामने, दाएं बाएं, ऊपर और खासी हद तक नीचे के मनाजिर बगैर किसी रुकावट के देखे जा सकते थे। मुझे उस हेलीकॉप्टर की मशीनरी से कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सरसरी नजरों से जायजा लेने पर मुझे इंजन समेत उसका सिस्टम किसी बड़ी गाड़ी जैसा ही लगा, मां सिवाय इसके कि उसका इंजन उफकी रुख पर इस्तादा था। इंजन से काफी ऊपर कैबिन के दोनों तरफ दो लंबूतरे अंडेनुमा फ्यूल टैंक्स नस्ब थे। मैंने सुरंजन दास की तलाश में नजरें दौड़ाई। उसे वापसी में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। तभी मैंने उसे सुरेश खुराना के मशीनी बग्घी पर शेड से बाहर निकलते देखा, लेकिन उनका रुख मेरी तरफ नहीं था, बल्कि वो कुछ फासले पर वाक़े छोटी बड़ी इमारतों के एक सिलसिले की तरफ बढ़ रहे थे। फिर मेरे देखते देखते वो एक बड़े से शेड के कोने से मुड़कर नजरों से ओझल हो गए। मुझे हैरत हुई, उन्हें अचानक कहाँ जाने की सूझी। बहरहाल मैं इंतजार के सिवा और क्या कर सकता था, लिहाजा चंद मिनट राह देखने के बाद हेलीकॉप्टर का दाएं तरफ का दरवाजा खोलकर खासी आरामदेह नशिस्त पर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरे ऐन सामने एक सीट के ऐन सामने एक कंट्रोल स्टिक मौजूद है, जबकि बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल स्टिक पायलट सीट के सामने भी मौजूद थी, जबकि मेरे बाएं हाथ की तरफ मोटे से नीम इस्तादा डंडे से मुशाबे एक लीवर भी दिखाई दिया। मैंने जायजा लिया तो देखा कि बिल्कुल वैसा ही लीवर कदरे मोटे दस्ते और एक सुर्ख बटन के इजाफे के साथ पायलट सीट के पहलू में भी मौजूद है। कैबिन के दरमियान में सामने एक उमूदी शक्ल का गाड़ी के डैशबोर्ड टाइप का स्याह हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिस पर बहुत से डायल, मीटर, स्विच और बटन दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी दाएं तरफ इग्निशन मौजूद था, जिसमें उस वक्त भी चाबी मौजूद थी। बाएं तरफ ऊपरी हिस्से पर ऊपर नीचे की जाने वाली दो नॉब्स मौजूद थी, जबकि दोनों नशिस्तों के सामने धाती फर्श पर कदमों की रसाई में दो पैडल मौजूद थे। मैंने ऊपर की तरफ नजरें उठाई तो शीशे की कैनपी के पार हल्के बादलों वाला नीला आसमान दिखाई दिया। नजरों और आसमान के नजारे में सिर्फ एक पंख की रुकावट हायल थी। मैंने दाएं तरफ नजरें दौड़ाई तो मुझे सुरंजन और सुरेश खुराना अपनी मशीनी बग्घी में सवार हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते नजर आए। उनकी रफ्तार अच्छी खासी तेज लग रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरे दिमाग के गोशों में जोर पकड़ते अंदेशे दम तोड़ गए। वो दोनों आपस में खुशगपियां करते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उनके करीब पहुंचते ही मैंने खुशगवार लहजे में हाँक लगाई। कहा, तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे भाई लोग? धूप में चलने से मेरा रंग काला पड़ गया है। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने कैका लगाया और बग्घी से नीचे उतरते हुए सुरंजन दास ने कहा, हमने इस पंछी के पेट में बैठकर आकाश की सैर का प्रोग्राम तो बना लिया, परंतु ये भोजन के बगैर तो एक फुट भी नहीं उड़ सकता। हम दोनों इसका पेट भरने के लिए ईंधन लेने गए थे। आज इतवार है और ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पर है। इसी असना में मुझे बग्घी के अकबी हिस्से से जुड़ी छोटी सी टैंकी नजर आ गई। मुझे देखते ही देखते सुरेश खुराना ने तेल की टैंकी से मुंसलिक एक पाइप को हेलीकॉप्टर के ऊपरी हिस्से में नस्ब दोनों टैंकियों में से एक के साथ जोड़ दिया और एक बटन दबा दिया। हल्की सी जूजू के साथ एक छोटी मोटर चलने की आवाज सुनाई दी और ईंधन हेलीकॉप्टर के टैंक में पहुंचने लगा। मुझे गौर से देखते पाकर सुरेश ने कहा, इन दोनों टैंकियों में 30-30 गैलन ऑक्टेन गैसोलीन आती है, जिससे ये 200 मील का चक्कर लगा लेता है। परंतु आप दोनों इतनी लंबी यात्रा पर नहीं जा रहे, इसलिए मेरे विचार से 40 गैलन बहुत रहेगा। मैंने कहा, हाँ सुरेश खुराना जी, बस अपना सुरंजन इस उड़न खटोले में बेंगलोर का हवाई चक्कर लगवा दे, बहुत काफी है। हेलीकॉप्टर में ईंधन भरे जाने के बाद सुरंजन दास ने हेलीकॉप्टर के पायलट वाली नशिस्त संभाल ली और मैं पैसेंजर सीट पर बराजमान हो गया। मैं पहले ही इत्मीनान कर चुका था कि हेलीकॉप्टर में 2 ही अफराद के बैठने की गुंजाइश है, इसलिए सुरेश खुराना की शक्ल में दुमछल्ला मुसल्लत होने का खदशा नहीं था। सुरंजन दास ने बैठते ही हेलीकॉप्टर के किसी गोशे से एक किताबचा निकाला और फिर उसमें दर्ज फहरिस्त के मुताबिक हेलीकॉप्टर के मुख्तलिफ पुर्जों की कारकर्दगी की दुरुस्तगी की जांच करने लगा। बैरूनी हिस्सों के मुआयने में उससे सुरेश की मदद हासिल थी। कुछ देर बाद वो मुतमईन होकर मुझसे मुखातिब होकर बोला, हम उड़ने के लिए तैयार हैं रोहित जी,
वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, परंतु उड़ान के तरीक़ाकार के प्रकार ध्यान से सुन लें कि उड़ान से पहले और बीच में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने उसकी बात सुनकर सादतमंदी से हाँ में गर्दन हिलाई। उसने जो कुछ बताया उसमें से ज्यादातर रस्मी इंतबाह की हैसियत रखता था, लिहाजा मैंने तामील का इकरार किया। इस असना में सुरेश हमसे रुखसत की इजाजत लेकर अपनी बग्घी पर जा बैठा था और फिर वो वहाँ से खासी दूर जाकर ठहर गया। इससे पहले कि सुरंजन परवाज के इब्तिदाई इक़दामात शुरू करता, मैंने उसे मुखातिब करके पुरिश्तियाक लहजे में कहा, सुरंजन भैया तुम मुझे समझाते जाओ कि कौन सी कल क्या काम करती है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर बोला, सीधा सीधा कहो रोहित भैया कि तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखा दूं, परंतु चिंता न करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम वापसी तक हेलीकॉप्टर उड़ाने का सिस्टम ज्यादा से ज्यादा सीख जाओ। मैंने हकीकी तजस्सुस और इश्तियाक से पूछा, क्या ये संभव है सुरंजन भैया? उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर सीखने वाले की बुद्धि तेज हो और निर्देश ध्यान में रखने की क्षमता अच्छी हो तो चितराई से नहीं तो अनाड़ीपन से हेलीकॉप्टर उड़ाना आ सकता है। हाँ, किसी गलती के कारण ये मशीन कंट्रोल से बाहर हो गई तो फिर भगवान के पास जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने इस्तफामी अंदाज में गर्दन हिलाई। उसके बाद सुरंजन दास ने पहले इग्निशन में लगी चाबी को दाएं तरफ आखिर तक घुमाया और मुझे समझाते हुए बारी बारी मुख्तलिफ बटन और कलें छेड़ने लगा। फिर उसने मुझे कहा, बैटरी ऑन करने के बाद से इंजन गर्म होने तक कुछ वक्त लगता है। उसके बाद उसने अपने बाएं हाथ पर नस्ब लीवर पर मौजूद सुर्ख बटन की तरफ इशारा किया। बोला, इसे दबाते ही ऊपर और पीछे वाले पंख हरकत में आ जाएंगे। अब आप ये हेडफोन पहन लें क्योंकि पंखे चलने के बाद शोर के कारण हम इसके बगैर आपस में बात नहीं कर पाएंगे। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। इस दौरान में मेरी हद दर्जे कोशिश रही कि उसकी हर हरकत और हर हिदायत पूरी तरह ज़हन नशीन कर लूं। हत्ता कि मैं ये भी ध्यान में रख रहा था कि उसने कौन सी कार्रवाई आहिस्तगी से और कौन सी तेजी से सरअंजाम दी है। बिलाखिर उसने बाएं हाथ वाले लीवर पर मौजूद सुर्ख बटन दबा दिया। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर के पंख गर्दिश में आ गए, जिससे हेलीकॉप्टर की बॉडी पर लर्जा सा तारी हो गया। रफ्ता रफ्ता पंखे की रफ्तार में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। सुरंजन दास ने कुछ देर तक हेलीकॉप्टर का पंखा घूमने दिया, फिर उसने हेडफोन में मुझे मुतनब्बे किया, सावधान हो जाएं रोहित जी, हम उड़ान भरने वाले हैं। मैंने कहा, ओके, मैं तैयार हूँ। उसने हेलीकॉप्टर के बाहर दाएं बाएं और सामने नजरें दौड़ाकर कोई रुकावट न होने की यकीन दहानी की और फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने अपने दोनों हाथों में थामी हुई कलों को निहायत महारत से हरकत देकर हल्के से झटके से हेलीकॉप्टर को फजा में बुलंद करना शुरू कर दिया। हम जैसे जमीन से दूर होते गए, मुझे अपने खून की गर्दिश तेज होती महसूस हुई। ये आम मुसाफिर तैयारे में परवाज से बिल्कुल अलग तजुर्बा था, क्योंकि वहाँ सिर्फ एहसास था। यहाँ खुद अपनी आंखों से जमीन खुद से जुदा होती और आसमान करीब आता दिखाई दे रहा था। तभी मेरी नजरें एयरबेस के वॉच टावर पर पड़ी। मुझे वहाँ कोई फजाई निगरान फराइज मनसबी अंजाम देता नजर न आया। मैंने हैरत भरे लहजे में सुरंजन दास से हेडफोन के जरिए सवाल किया, ये वॉच टावर क्यों खाली है भाई? क्या इस एयरबेस पर एयर ट्रैफिक पर नजर रखने और रहनुमाई का कोई प्रबंधन नहीं है? मेरी बात सुनकर उसने हल्का सा कहकहा लगाया और कहा, यहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले केवल किसी बड़ी हवाई गतिविधि के मौके पर कंट्रोल टावर में ड्यूटी देते हैं। आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है। मैंने ये सुनकर इत्मीनान का सांस लिया। ये सूरत हाल मेरे मकसद के हुसूल के लिए बेहद साजगार थी। अब मैं ज्यादा बेफिक्री से अपनी कार्रवाई सरअंजाम दे सकता था।